हेलो, नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनटीए प्रेमचंद हिंदी पर। तो आज से हम इस श्रृंखला को शुरू कर रहे हैं। इसमें हम देखेंगे हिंदी साहित्य के अंतर्गत खुमान रासो। जो रासो साहित्य ग्रंथ हैं, उनमें से एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसका नाम है खुमान रासो। ठीक, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और जो कि भी आपकी नेट जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, सीयूईटी यूजी और सीयूईटी पीजी इत्यादि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, जो कि आपके हिंदी साहित्य से संबंधित है। हिंदी है तो ज़िंदगी है, ये आपको स्वतः पता है, क्योंकि हम देख रहे हैं आज आज का जो सेशन है हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास। इसमें देखेंगे हम रासो ग्रंथों के अंतर्गत खुमान रासो, जिसके रचनाकार हैं दलपति विजय। खुमान रासो जिसके रचनाकार कौन हैं? दलपति विजय हैं। और इस खुमान रासो जो ग्रंथ है, इसका समय है 9वीं शताब्दी का आरंभ। देखिए, 9वीं शताब्दी का आरंभ, जो कि खुमान रासो जो इस ग्रंथ का आरंभ माना जाता है। तो चलिए मित्रों, आपका अपने यूट्यूब एनटीए प्रेमचंद हिंदी पर स्वागत है। प्लीज़, आपने अभी तक अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब और बेल आइकन इम्प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली हर एक क्लास की नोटिफिकेशन आपको समय से आती रहेगी। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, हम देख रहे हैं प्रसिद्ध रासो ग्रंथ एवं उनके रचनाकार। उसमें सबसे पहले महत्वपूर्ण है, नंबर 1 पे हम देखेंगे किसको? खुमान रासो को। खुमान रासो की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है, और जो कि हमारे हिंदी साहित्य के अंतर्गत अहम भूमिका निभाता है। देखिए, खुमान रासो की बात करें, मैंने जैसा कि आपको बताया, जिसके रचनाकार कौन हैं? दलपति विजय हैं। दलपति विजय खुमान रासो के रचनाकार हैं। और इसका समय देखिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। देखिए इसके जो खुमान रासो इस ग्रंथ के कुछ रचना काल हुए हैं, मतलब कि अलग-अलग जो आचार्य हैं, आलोचक हैं, उन्होंने ये अपना इतिहास ग्रंथ लिखते समय खुमान रासो की समय अवधि अपने अनुसार मानी है। जैसे कि देखिए, रचना काल खुमान रासो की बात करते हैं हम, तो यहाँ पे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार देखें खुमान रासो का समय तो 9वीं शताब्दी का आरंभ मानते हैं। और देखिए, अगर चंद्र नाहटा के अनुसार देखें तो विक्रमी संवत 1730 से 1760 के मध्य खुमान रासो का समय मानते हैं। अगर चंद्र नाहटा क्या मानते हैं? अगर चंद्र नाहटा विक्रम संवत 1730 से लेके 1760 के मध्य। अब देखिए, मोतीलाल मीनारिया के अनुसार 17वीं शताब्दी इनका समय है। किसका? खुमान रासो का। देखिए, यहाँ पे एक विस्तार से बात देखी जाए, क्योंकि जो ग्रंथ होता है उन्हीं उसी के अनुसार हिंदी साहित्य का आदिकाल, उसके अंतर्गत हम देख रहे हैं खुमान रासो। जो रासो ग्रंथ हैं, या फिर आदिकाल में जो भी जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं, जो समय रचना काल का है, वही समय उस लेखक का ही होगा और उस रचनाकार का होगा। ये आपको विशेष ध्यान देना है। जैसे कि मोतीलाल मीनारिया ने ये 17वीं शताब्दी माना है खुमान रासो का समय। ठीक है? जैसे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, उन्होंने 9वीं शताब्दी माना है। और अगर चंद्र नाहटा हैं, उनके अनुसार विक्रम संवत 1730 से लेके 1760 के मध्य माना है। ये आपको विशेष ध्यान देना है। अब देखिए, खुमान रासो इस ग्रंथ के हम कथानक की बात करते हैं। जो कथानक क्या है? इसमें देखिए, खुमान रासो ग्रंथ है, आपको स्वतः पता ही है, क्योंकि इसके रचनाकार दलपति विजय हैं। और ये कथानक देखते हैं इस खुमान रासो का क्या है इसमें। देखिए, कथानक है इसका, इसमें चित्तौड़ के शासक, ये ध्यान रखना है कहाँ का है शासक, वो भी चित्तौड़ का है। चित्तौड़ के शासक खुमान तथा बगदाद के अब्बसीहा वंश के अल-मामून, जो विक्रमी संवत 870 से लेके 890 तक खलीफा रहा के मध्य हुए युद्ध का चित्रण है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, उनके अनुसार खुमान नाम के निम्नलिखित 3 शासक उल्लेख किया है। देखिए, जो रामचंद्र शुक्ल हैं, उन्होंने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसका समय है 1929, इस इतिहास ग्रंथ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने खुमान नाम के 3 शासकों का उल्लेख किया है। वो कि देख आपको क्रम से मैं बता रहा हूँ, आपको इनको ध्यान देना है क्योंकि महत्वपूर्ण है। और आपको ये कथानक विशेष रूप से ध्यान देना है। क्या है कथानक में? देखिए, चित्तौड़ के शासक कौन हैं? खुमान हैं। तथा बगदाद के अब्बसीहा वंश के अल-मामून, जो विक्रमी संवत 870 से 890 तक खलीफा रहा के मध्य हुए युद्ध का चित्रण है इसमें। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, जो खुमान हैं, उनके क्या है, 3 खुमान नाम के 3 शासकों का उल्लेख अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में किया है। ये आपको विशेष ध्यान देना है। ठीक है? अब देखिए, हम देख रहे हैं, देखिए वो जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने खुमान नाम के 3 शासकों का उल्लेख किया है, वो उनके नाम देखिए कौन-कौन हैं। पहले तो आते हैं
खुमान है, जो खुमान है इसका नाम है पहला। जो खुमान पहला है उसका समय है विक्रम संवत 810 से लेके 865। ये आपको ध्यान देना है। जो पहला है क्या है, विक्रम संवत 810 से लेके 865, ये खुमान पहला है। खुमान द्वितीय है। खुमान दूसरा की बात करें तो विक्रम संवत 870 से 900, ये आपको ध्यान देना है। खुमान दूसरा तो क्या है 870 से 900, ठीक है। अब ये एक बात और विशेष मैं आपको बता दूं, जो कि खुमान रासो ये जो ग्रंथ है दलपति विजय द्वारा रचित, इसका जो शासक है वो द्वितीय शासक ही है, ये आपको ध्यान देना है। जो दूसरा शासक है इसमें जिसका समय 870 से लेके विक्रमी संवत 870 से 900 तक है, वही इस खुमान रासो ग्रंथ का शासक है। कौन सा? दूसरा, ये आपको ध्यान देना है। आगे देखिए जो तीसरा है खुमान तीसरा, खुमान तीसरे की बात करते हैं। जो खुमान तीसरा है क्या है, विक्रमति। जो खुमान तीसरा है उसका समय है विक्रम संवत 965 से 990, ये आपको ध्यान देना है। जिसका समय क्या है विक्रम संवत 900 के मध्य से लेके, ये आपको विशेष ध्यान देना है। क्या है ये देखिए, खुमान तीसरा है विक्रम संवत 965 से 990 है इसका समय। अब देखिए हम बात करते हैं इसमें, खुमान द्वितीय द्वारा किए गए युद्धों एवं उसके वंश के इतिहास का वर्णन है। क्या है? चित्रण है। देखिए मैंने अभी आपको बताया, परिचित कराया कि जो खुमान रासो ग्रंथ है इसमें खुमान द्वितीय है, जो खुमान दूसरा है उसके किए गए जो युद्ध हैं, कितने युद्ध किए हैं इसने? 24 युद्ध किए हैं। किसे? जो मामू है जो, ठीक है, उसी के साथ इसके 24 युद्धों का वंश का वर्णन है, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, बगदाद का जो खलीफा है, ठीक है, उसके साथ जो खुमान राशो है उसके कितने 24 युद्धों का वर्णन मिलता है। और जो खुमान द्वितीय है इसमें उसका ही उल्लेख है, किसमें? खुमान राशो ग्रंथ में, ये आपको विशेष ध्यान देना है। ठीक है, अब देखिए हम बात करते हैं खुमान रासो के विशेष तथ्यों पर। खुमान रासो जो ग्रंथ है इसके विशेष तथ्यों की बात करते हैं। इसमें बप्पा रावल से लेकर, क्या देखिए, बप्पा रावल से लेकर राज सिंह तक का वृतांत है, ये आपको ध्यान देना है। क्या है? बप्पा रावल से लेकर राज सिंह तक का वृतांत है। इसमें खुमान द्वारा किए गए 24 युद्धों का उल्लेख है। कितनी? ये आपको ध्यान देना है। परीक्षा में हमेशा पूछता है कि खुमान के द्वारा कितने युद्धों का वर्णन मिलता है खुमान रासो ग्रंथ में। कितने युद्धों का वर्णन मिलता है? 24 युद्धों का उल्लेख मिलता है खुमान रासो ग्रंथ में। ठीक है, अब देखिए इसमें लगभग 5000 छंद हैं। किसमें? खुमान रासो ग्रंथ में लगभग 5000 छंद हैं, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, अब देखिए यह ग्रंथ विविध छंदों में प्रस्तुत किया गया है। इसमें क्या क्या है देखिए, दोहा, सवैया एवं कवित्त छंदों का प्रयोग ज़्यादा हुआ है, ये आपको ध्यान देना है। दोहा, सवैया, कवित्त छंदों का अधिक प्रयोग हुआ है खुमान रासों में। ठीक, आगे देखिए अगर हम इसकी भाषा की और शैली की बात करते हैं तो ये खुमान रासो ग्रंथ की भाषा क्या है? भाषा तो इसकी राजस्थानी है। क्या है? खुमान रासो ग्रंथ की भाषा राजस्थानी है एवं इसकी शैली जो है वो डिंगल शैली है। डिंगल शैली आपको पता रहना चाहिए, जो कि राजस्थानी के, और ये जो खुमान रासो ग्रंथ है राजस्थानी इसकी भाषा है और शैली इसकी डिंगल है। ठीक है, आगे देखिए हम देखते हैं कर्नल जेम्स टॉड, एक आचार्य रहे हैं कर्नल जेम्स टॉड। ठीक है, कर्नल जेम्स टॉड ने तीनों खुमानों को एक ही मानकर उसके द्वारा किए गए युद्धों का विस्तार से वर्णन किया है। ये परीक्षा में पूछे जाने वाला प्रश्न है। क्या है? जो कर्नल जेम्स टॉड हैं, जो आचार्य हैं, उन्होंने जो 3 खुमान शासक रहे हैं उनके द्वारा किए गए युद्धों का उन्होंने विस्तार से वर्णन किया है। ठीक है, आगे देखिए अगला महत्वपूर्ण बिंदु है, इसमें हिंदी का प्रथम जय काव्य माना जाता है। देखिए हिंदी का प्रथम जय काव्य माना जाता है क्योंकि यहाँ पे खुमान रासों के द्वारा किए गए 24 युद्धों का विशेष रूप से वर्णन है और विजय पाने की उसकी वहाँ उसकी चित्रण दिखाया गया है, जो कि खुमान रासो 24 युद्धों को वर्णन कर हुआ है उसमें, और उनको वो विजय भी करता है। तो इस तरह से इसमें कितने 24 युद्धों का वर्णन है। और इसे विशेष रूप से ध्यान देना, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसे हिंदी का प्रथम जय काव्य भी कहा जाता है। ठीक है, और देखिए इसकी हस्तलिखित प्रति, जो हस्तलिखित हाथों से लिखी हुई प्रति पूना संग्रहालय में, कहाँ? पूना का जो संग्रहालय है वहाँ पे सुरक्षित रखी है, ये आपको ध्यान देना है। जो खुमान रासो ग्रंथ है इसकी हस्तलिखित प्रति है, जो मतलब ये हाथों के द्वारा जो पहले समय में लिखी गई जो उसकी प्रति है, ठीक है, जो बुक है, पुस्तक है, वो पूना के संग्रहालय में लिखी रखी है, वहाँ पे सुरक्षित रखी है, ये आपको ध्यान देना है। आगे देखिए ठाकुर शिव सिंह सेंगर,
ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने उनका जो शिव सिंह सरोज उनका ग्रंथ है, ठाकुर शिव सिंह सेंगर का ग्रंथ का नाम है शिव सिंह सरोज। तो उसमें वो कहते हैं ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने इसे दलित क्या दलपति विजय की रचना न मानकर किसी अज्ञात भाट की रचना माना है। देखिए ये आपका पहले नेट जेआरएफ की परीक्षा में भी पूछा गया है कि ठाकुर शिव सिंह सेंगर इसे जो किसके खुमान रासो को, ठीक है, खुमान रासो इस ग्रंथ को ठाकुर शिव सिंह सेंगर इसे दलपति विजय की रचना न मानकर किसी अज्ञात भाट की रचना मानते हैं। ये कौन कहता है? ये कहता है कौन? ये कहता है ठाकुर शिव सिंह सेंगर अपने ग्रंथ शिव सिंह सरोज में कहते हैं। शिव सिंह सेंगर का ग्रंथ है शिव सिंह सरोज, ये आपको ध्यान देना है। आगे देखिए अगला महत्वपूर्ण जो बिंदु है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्या है ये देखिए, इसमें महाराणा प्रताप की वीरता का भी चित्रण मिलता है। इसमें महाराणा प्रताप, देखिए महाराणा प्रताप की वीरता का भी चित्रण इसमें मिलता है। ठीक है, अब देखिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है। देखिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की यहाँ पर टिप्पणी देखिए, क्या मोस्ट इंपोर्टेंट बताते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। कहते हैं इस ग्रंथ की चर्चा हिंदी साहित्य के आदिकाल में नहीं होनी चाहिए। देखिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है अपने हिंदी साहित्य का आदिकाल, उस ग्रंथ में लिखा है, कहते हैं कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इस ग्रंथ की रचना यानी खुमान रासो ग्रंथ की रचना जो ग्रंथ है उसकी चर्चा हिंदी साहित्य के आदिकाल में नहीं होनी चाहिए। ऐसी राय किसकी है? ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहती हैं। ठीक है, आगे देखिए यह वीर रस प्रधान रचना है। जो ये ग्रंथ है खुमान रासो, ये वीर रस प्रधान रचना है। इसमें श्रृंगार सहायक रस के रूप में प्रयुक्त हुआ है। जो श्रृंगार रस है उसमें संयोग और वियोग का वर्णन मिलता है, जो कि उसमें एक सहायक रस के रूप में प्रयोग हुआ है, और इसमें मुख्य रूप से यह वीर रस प्रधान रचना है। ये आपको ध्यान देना है। अब देखिए इस ग्रंथ की महत्वपूर्ण पंक्तियों की बात करते हैं। जो खुमान रासो इस ग्रंथ की महत्वपूर्ण पंक्तियां क्या क्या हैं, देखिए वो हैं, देखिए क्या है, पीऊ चित्तौड़ न आवेऊ सावन पहली तीज, जोबे बाट रति बिरहिणी सिंग सिंग अणवई खीज। देखिए खिन खिन अणवई खीज। देखिए यहाँ पे है कि पीऊ चित्तौड़ न आवेऊ, जो एक यहाँ सखी है, सॉरी सखी तो नहीं कहेंगे, एक नायिका है। यहाँ पे जो नायिका है अपनी यानी प्रियतम को याद कर रही है। वो कहती है पीऊ चित्तौड़ न आवई, जो प्रियतम है पीयू है वो चित्तौड़ नहीं आए हैं। सावन पहली तीज, सावन चल रहा है और सावन की पहली क्या है? तीज है। ठीक है, और जोबई बाट रति ब्रहिणी खिंग खिंग अणवई खीज। ठीक है, आगे देखिए अगली पंक्ति की बात करते हैं। अगला महत्वपूर्ण पंक्ति इसमें ये है कि संदेशों पिण साहिबा पाछो करी संदेशों पिण साहिबा पाछो फ्रिय न देह, पंछी घाल्या पिंजरे छूटन रो संदेह। ये भी इसकी महत्वपूर्ण पंक्ति है, क्या? संदेशों पीण साहिबा पाछो फिरिय न देह, पंछी घाल्या पिंजरे छूटन रो संदेह। देखिए अब देखते हैं खुमान रासो जो ग्रंथ है उसके आलोचकों की राय क्या है, आलोचकों के कथन देखते हैं, आलोचकों के मत, जो कि आलोचकों ने उस पर क्या क्या टिप्पणी की है। खुमान रासो ग्रंथ की बात करते हैं, महत्वपूर्ण टिप्पणियां हैं और महत्वपूर्ण कथन है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो कि आपकी हर एक परीक्षा में पूछे जाते हैं। देखिए पहला ही कथन देखिए, इसमें ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने अपने ग्रंथ शिव सिंह सरोज में लिखा है, कहते हैं किसी अज्ञात नाम भट्ट, देखिए किसी अज्ञात नाम भट्ट ने खुमान रासो नामक काव्य लिखा था, जिसमें श्री रामचंद्र से लेकर खुमान तक के नृपतियों का उल्लेख है। ये कौन कहता है? ये कहते हैं शिव सिंह सेंगर कहते हैं, क्या? किसी अज्ञात नाम भट्ट ने खुमान रासो नामक काव्य लिखा था, जिसमें श्री रामचंद्र से लेकर खुमान तक के नृपतियों का उल्लेख है। ये शिव सिंह सेंगर का कथन है। ठीक है, अगला कथन है वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है, आपको ध्यान देना है। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं जिस रूप में यह ग्रंथ अब मिलता है वह उसे विक्रमी संवत की 17वीं शताब्दी में प्राप्त हुआ होगा। देखिए क्या आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहती हैं जिस रूप में यह ग्रंथ अब मिलता है वह उसे विक्रमी संवत की 17वीं शताब्दी में प्राप्त हुआ होगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ऐसा कहना है। ठीक है, ये बात कह रहे हैं किसके? खुमान रासो के संदर्भ में। ठीक है, अगला ग्रंथ की बात कर, अगला जो कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ही है, कहते हैं यह नहीं कहा जा सकता कि दलपति विजय असली खुमान रासो का रचयिता था अथवा उसके पिछले परिशिष्ट का। अब देखिए
ये भी यहाँ पे आशंका, यहाँ पे रामचंद्र शुक्ल हैं, जो भी इनको भी एक आशंका हो रही है। कहते हैं कि यह नहीं कहा जा सकता कि दलपति विजय असली खुमान रासो का रचयिता था अथवा उसके पिछले परिशिष्ट का। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है, किसके? खुमान रासो के संदर्भ में। ठीक है, अगला देखिए, अगला मोस्ट इंपोर्टेंट कथन है, क्या है वो है, देखिए मोतीलाल मेनारिया। मोतीलाल मेनारिया हैं, ये इनका बेस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट कथन है, क्योंकि ये परीक्षा में, और रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मोतीलाल मेनारिया इत्यादि सभी जो आचार्य हैं, जो टिप्पणियां करते हैं, कथन लिखते हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो मोतीलाल मेनारिया ने खुमान रासो के संदर्भ में लिखा है, कहते हैं मोतीलाल मेनारिया, हिंदी के विद्वानों ने खुमान रासो को मेवाड़ के रावल खुमान का समकालीन होना अनुमानित किया है, जो गलत है। वास्तव में इसका रचना काल संवत 1730 और 1730 और संवत 1760 के मध्य है। ये कौन कहते हैं? मोतीलाल मेनारिया। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है क्या? देखिए, मोतीलाल मेनारिया ने खुमान रासो का समय क्या बताया है? विक्रमी संवत 1730 से लेके 1760 के मध्य इन्होंने, मोतीलाल मेनारिया ने इसका खुमान रासो का समय बताया है। तो कहते हैं क्या मोतीलाल मेनारिया, हिंदी के विद्वानों ने खुमान रासो को मेवाड़ के रावल खुमान का समकालीन होना अनुमानित किया है, जो गलत है। वास्तव में इसका रचना काल संवत 1730 और संवत 1760 के मध्य है। ये कौन कहता है? मोतीलाल मेनारिया कहते हैं। ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, आगे देखिए, आगे की बात करते हैं। आज का मित्रों, आज की क्लास का सेशन हमारा इतना ही है, क्योंकि हमने विस्तार से हिंदी साहित्य का इतिहास में जो महत्वपूर्ण है, आदिकाल के अंतर्गत आने वाली विशेष रचना खुमान रासो, इस पे हमने विस्तार से वर्णन किया, इसकी चित्र हमने इसको समझा, जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। मित्रों, अभी तक अपने यूट्यूब चैनल एनटीए प्रेमचंद हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली हर एक क्लास की आपको समय से नोटिफिकेशन आती रहेगी, जिससे आप अपने परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण उसका लाभ उठा सकेंगे। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।